एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम प्रैक्टिस करेंगे अकाउंटिंग फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स इन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मतलब जब पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस टाइम पर प्रॉफिट्स और रिजर्व्स को हम किस तरह से अकाउंट करते हैं। जस्ट अ रिमाइंडर हियर, इन केस ऑफ एन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जो भी फर्म के पास प्रॉफिट्स और रिजर्व्स हैं वो सारे रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, लॉसेस ओल्ड पार्टनर्स मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को बिलोंग करते हैं और उसमें नए पार्टनर का कोई शेयर नहीं होता, बिकॉज नया पार्टनर अब आ रहा है। सो आज की डेट से जब उसका एडमिशन हुआ उसके बाद जितने भी प्रॉफिट अर्न करोगे या जो लॉसेस होंगे उस पर उसका शेयर होगा, बट अभी नहीं हो सकता क्योंकि आपके जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स हैं वो पीछे से आ रहे हैं, मतलब पिछले ईयर्स के हैं। तो वो जो पार्टनर्स ने जब काम किया था उनको उनका शेयर मिलना चाहिए। सो जब कंपनी के पास कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हों, लॉसेस हों, तो उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं। इसका एक तरीका है, सिंपल मेथड क्या है कि ये सारे प्रॉफिट्स, ये सारे लॉसेस एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को बिलोंग करते हैं तो वो उनको बांट दो। प्रॉफिट्स हम बांट देते हैं करेंट अकाउंट में, क्रेडिट साइड में कैपिटल और करेंट अकाउंट के, और लॉसेस क्योंकि वो उनके क्लेम को कम करते हैं तो लॉसेस को हम उनके कैपिटल और करेंट अकाउंट में डेबिट कर देते हैं उनकी एग्जिस्टिंग या ओल्ड रेशो में। अब इससे क्या होता है कि ये जो बैलेंसेस है ना ये सारे खत्म हो जाते हैं। भाई प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट है, रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हो गया, ये सारे क्रेडिट बैलेंसेज हैं। इनको खत्म करना है, मतलब इनको डेबिट कर दो और पार्टनर्स को बांट दो। सिमिलरली लॉसेज हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनके बैलेंसेस डेबिट होते हैं, उनको भी खत्म कर दो, मतलब बांट दो। तो उनको क्रेडिट करके अकाउंट को क्लोज कर दिया और पार्टनर्स में डेबिट कर दिया। ये एक लॉजिकल हमारा जो डेबिट क्रेडिट का सिस्टम है ना, कि कोई चीज डेबिट होती है तो उसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट करते हैं, जैसे यहां किया। और किसी का बैलेंस क्रेडिट है तो उसको क्लोज करने के लिए डेबिट करते हैं, जो हम P&L रिजर्व्स के लिए कर रहे हैं। ये कर सकते हैं। इसमें क्या है, ये सारे बैलेंसेस आर ओवर नाउ। तो इसके बाद अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें ये रिजर्व्स नहीं आएंगे क्योंकि ये तो हमने खत्म कर दिए। दूसरा क्या है कि पार्टनर्स में थिंक कि हम बैलेंसेस को क्लोज ना करें, लेट अस कंटिन्यू, तो हम सिर्फ प्रोपोर्शनल एडजस्टमेंट कर दें कि ये प्रॉफिट्स अगर बाद में हम बांटें, आज नहीं बांट रहे, हम बाद में बांट रहे हैं, मे बी आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स, तो क्योंकि बाद में तो नया पार्टनर भी आ चुका है, उसको भी शेयर मिलेगा, तो जो उसको शेयर उस टाइम मिलना है उसका शेयर का वो पैसा कॉम्पनसेट कर दे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को। मतलब एक सिंपल वे में मान लो आपके पास 15,000 के प्रॉफिट्स हैं, आज आप 2 पार्टनर्स हो, आपको 7500 मिलेगा। आप मान लो एक नया पार्टनर ले आते हो, अभी आप कहते हो नहीं बांटते, हम प्रॉफिट्स रिजर्व्स की क्या जरूरत है, हमें जरूरत नहीं है, इसे नहीं बांट रहे। अब वो 15,000 साइड में पड़ा हुआ है, लेकिन नया पार्टनर आने के बाद इक्वेशंस चेंज हो गई, अब 2 नहीं 3 पार्टनर हैं, तो ये 15,000 जो है वो लेटर ऑन जब भी बांटोगे कैसे बंटेगा, तीनों में, क्योंकि तब आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकोगे कि ये रिजर्व हमने तो तब अर्न किया था, है ना। अब क्योंकि रिजर्व तो जुड़ता जा रहा है तो उस टाइम पे जो बैलेंस है उसमें ये 15,000 भी होगा, नया भी होगा, तो तब तो सब में बंटेगा। तो अब क्या होगा, अब वो बंटेगा, सिंपल हम जो केस ले रहे हैं तीनों में 5,000 5,000 5,000 बंट गया। तो अब आपने रिजर्व अगर नहीं बांटा, मतलब ये जो बांटने का काम है ये आपने अगर नहीं किया तो आपको नुकसान हो गया, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को नुकसान हो गया और नए पार्टनर को फायदा हो गया, उसको तो बिना कुछ किए मिल गया ना। ये जो रिजर्व है ये आप ए और बी ने क्रिएट किया था, तो सी जो नया पार्टनर है उसने तो उसके लिए काम नहीं किया था, लेकिन उसको मिल जाएगा। तो एडजस्टमेंट एंट्री में हम क्या करते हैं कि जो उसको शेयर मिलना है वो अभी आपको कॉम्पनसेट कर दे, मतलब क्योंकि फ्यूचर में आपको 2500 कम मिलेगा। अभी बांट दो तो 7500 7500 लोगे, बाद में लोगे तो 5,000 मिलेगा क्योंकि वो भी अपना शेयर ले लेगा नया पार्टनर। तो जो 2500 आपको कम मिल रहा है वो आपको अभी कॉम्पनसेट कर दे। सो एडजस्टमेंट एंट्री में सिर्फ कॉम्पनसेशन होती है कि जो नया पार्टनर है उसको जो फायदा मिलना है, अगर नेट में प्रॉफिट है तो उसको फायदा मिलना है, तो जो उसको फायदा मिलना है ना वो अभी अपने कैपिटल और करंट अकाउंट में से निकाल के आपको ट्रांसफर कर देगा। तो लेटर ऑन क्या है कि आपकी पोजीशन पे फर्क नहीं पड़ा, आपका प्रॉफिट्स में शेयर था 7500, जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट है वो आपको अभी मिल गया, 2500 जितना आपने सेक्रीफाइस किया, और बाकी का जो 5,000 है वो तो तब मिलेगा ही जब आप इसको बांटोगे। तो क्या किया, गेनिंग पार्टनर
देता है। सो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब न्यू पार्टनर के केस में क्या होता है, जो गेनिंग पार्टनर है वो नया पार्टनर है, क्योंकि ये क्लियर है आज से पहले वो नहीं था, तो जो कुछ उसको मिल रहा है वो सारा उसका फायदा है। तो नया पार्टनर गेनिंग पार्टनर है, न्यू पार्टनर को डेबिट कर देते हैं और ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट कर देते हैं। किससे? प्रोपोर्शनेट अमाउंट से, जितना अमाउंट वो लेके जाएगा। तो अब सारा प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, सिर्फ उसमें जो नए पार्टनर को शेयर मिलना है, जो वो फायदा उठाने वाला है आपका लेटर ऑन, सो उसको आप लोगे और वो उतना ही आपको कॉम्पनसेट कर देगा सैक्रिफाइसिंग रेशो में अमाउंट को। क्लियर है ये बात? सो ये दो केसेस हमने स्टडी किए थे। सो इसमें रिस्पेक्टिव एंट्रीज हैं। सो इन केस यू वांट टू गो इनटू डिटेल्स तो आप इससे पिछला वीडियो देख सकते हो, जस्ट इससे पिछला नंबर आप ले सकते हो और उसमें डिटेल में आ जाएगा। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई, ये तो जनरल ब्रीफ हो गई। अब रिजर्व्स में क्या है, कई बार कुछ चीजें होती हैं जिसके साथ नाम जुड़ जाता है, रिजर्व या फंड। तो हम सोचते हैं अच्छा ये तो रिजर्व है, इसको रिजर्व के साथ लिख लो। नहीं, कुछ चीजें हैं जैसे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज इंश्योरेंस फंड, ये जो फंड्स है ना, या ये जो रिजर्व्स हैं, इसमें रिजर्व फंड भी लिख सकते हैं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट रिजर्व फंड। ये रिजर्व नहीं है, ये एक लाइबिलिटी है। जब हमारा एम्प्लॉय रिटायर होता है तो हमें उसको पेमेंट करनी होती है, पेंशन, ग्रेच्युटी, है ना। तो उसकी जितनी भी पेमेंट्स है उनके लिए पैसा तो साथ के साथ जोड़ेंगे ना। ये तो नहीं होगा कि आज एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है तो अब हम पैसा इकट्ठा करें कि भाई इसको कैसे दें पेंशन। तो वो साथ साथ जुड़ता रहता है। तो ये फंड्स नाम के फंड्स हैं, पर इसमें प्रॉफिट नहीं है, इसमें लाइबिलिटी छुपी है। ये जब एम्प्लॉय रिटायर होगा या इंश्योरेंस देनी होगी, यू हैव टू पे दिस। इसमें चॉइस नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है कि शायद लाइबिलिटी बने शायद ना बने, ऐसा नहीं है, ये तो देना ही पड़ेगा। सो ये फंड का नाम लिखने के बावजूद ये लाइबिलिटीज हैं। सो नेवर मेक अ मिस्टेक टू इंक्लूड दीज। ये वाले जो प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस फंड, ये पार्टनर्स के प्रॉफिट्स नहीं है, ये एम्प्लॉयज के हैं, उनको दोगे। ठीक है। दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखनी होती है, ये दो स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये जो रिजर्व्स हैं तो प्रॉफिट्स, लेकिन ये हम बनाते हैं कुछ लॉसेस को एंटिसिपेट करके। जैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन है, जैसे आप फैक्ट्रीज हैं, इसमें बहुत नॉर्मल है कि कभी हो सकता है किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो जाए काम करते हुए, ठीक है ना। जैसे आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हो तो आपके जो मजदूर काम पे लगे हैं, जब इतना काम हो रहा है, आप ईंट मिट्टी सब में डील कर रहे हो, तो कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। सो यू नीड टू कॉम्पनसेट देम। सो कैसे एडजस्ट होगा ये फंड? जैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन के लिए आपने फंड बना रखे हैं, तो है तो प्रॉफिट का पार्ट, बट इसके अगेंस्ट लाइबिलिटी हो सकती है। सो अगर इसके अगेंस्ट लाइबिलिटी है तो हमारे प्रॉफिट कम हो जाएंगे। मान लो रिजर्व बना रखा है 20 का, प्रॉफिट है, डेफिनेटली प्रॉफिट का पार्ट है, मान लेते हैं। लेकिन अगर हमें कोई कॉम्पनसेशन पे करना है, मान लो आपको कॉम्पनसेशन एस्टिमेट किया कि वो 15,000 का कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा, तो फिर 20 में से 15 का कॉम्पनसेशन हो जाएगा और 5 का प्रॉफिट बचेगा। सो इसमें हमारा प्रॉफिट जरूरी नहीं है पूरा ही हो, कम भी हो सकता है। मान लो आपका वर्कमैन्स का कॉम्पनसेशन एस्टिमेट किया वो तो 30,000 है, इसका मतलब 20 तो है ही, 10 और भी चाहिए, तो इसका मतलब रिजर्व खत्म हो गया, प्रॉफिट नहीं बचा, बल्कि 10,000 की एक लाइबिलिटी और बढ़ गई, तो वो लाइबिलिटीज में ऐड हो जाएगी। रिजर्व खत्म, यहां पे नेगेटिव नहीं बोलेंगे क्योंकि रिजर्व नेगेटिव नहीं होते, वो तो प्लस में ही होते हैं। सो अगर हमें ज्यादा पैसा चाहिए तो उसे हम अलग से लिखेंगे लाइबिलिटी के एडजस्टमेंट में। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है, ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज के ऊपर नीचे होने के कारण बनाया जाता है कि हमने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, लेकिन शेयर के प्राइसेस तो मार्केट में ऊपर नीचे होते रहेंगे, तो फिर हमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें अगर कोई लॉस होता है तो उसको मीट करने के लिए ये रिजर्व बनाते हैं कि कोई लॉस है तो उसके लिए इस रिजर्व में प्रोविजन कर दिया। तो अगेन इसमें से जितना लॉस है वो काट देंगे, बाकी का प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में बांटा जाएगा। सो लेट अस सी दीज रिगार्डिंग डिटेल्स ऑफ दीज टू। ये जो दो स्पेशल प्रोविजंस है इनको मैंने बहुत अच्छे डिटेल में समझाया है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का जो वीडियो लेक्चर्स हैं उस सीरीज में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की डिटेल्स देख सकते हो। सो फॉलो दैट लेक्चर फॉर डिटेल। राइट नाउ मैं सिर्फ ब्रीफ में बता रही हूँ, है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ABC are sharing profits and losses in this ratio, तो ये हो गई इनकी ओल्ड रेशियो। They decided to admit D, उन्होंने D को पार्टनर ले लिया with 1/5 शेयर।
एंड द बैलेंसेज आर दीज। अब डी आ गया 1/5 शेयर के साथ। इन केस हमें न्यू पार्टनर का सिर्फ शेयर दिया है और कुछ नहीं दिया हुआ, तो उस केस में जो ओल्ड रेशो होती है वही सेक्रीफाइसिंग रेशो भी बन जाती है। अगर आप इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करोगे तो भी यही आएगी, क्योंकि ये पुरानी रेशो है, तो नया शेयर देने के बाद जो पैसा बचता है वो इस रेशो में बढ़ता है। सो न्यू रेशो की कैलकुलेशन, सेक्रीफाइसिंग रेशो की कैलकुलेशंस डिटेल में अलग से बताई हुई हैं चेंज इन रेशो के वीडियो सीरीज में। बट यहां आप ये शॉर्टकट में याद रखो कि अगर हमारे पास नए पार्टनर का सिर्फ शेयर है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो के इक्वल आती है। तो यहां सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस के मार्क्स थोड़े थोड़े मार्क्स के ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। सो आप मान लोगे कि यही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो है। हर मेथड में एक शॉर्टकट होता है रेशो को सॉल्व करने का, जिसमें हम डायरेक्टली रेशो पिक करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बैलेंसेस हैं, जनरल रिजर्व है, P&L है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है। ये दोनों प्योर प्रॉफिट्स हैं, ये एक तरह का एक्सपेंस है। अब वर्कमैन कॉम्पनसेशन भी प्रॉफिट है, लेकिन अगर इसके अगेंस्ट कोई कॉम्पनसेशन देनी है तो वो देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वही एडजस्ट होगा, उसी की एंट्री करेंगे, उसी को ही रिकॉर्ड करेंगे। तो हमें साथ में दे दिया वर्कमैन कॉम्पनसेशन कितनी एस्टिमेट हुई है, 8,000। इसका मतलब 10,000 में से 8 तो आपकी कॉम्पनसेशन है, तो बाकी आपके पास प्रॉफिट कितना बचा, 2,000। सपोज कॉम्पनसेशन दी होती 15,000, तो कॉम्पनसेशन तो इससे ज्यादा की देनी है, तो ये सारा खत्म हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये प्रॉफिट नहीं बचा। जैसे आपने एक पॉकेट में पैसे रखे हुए हैं कि मैं इससे पिज्जा खरीदूंगा। अब आप पिज्जा खरीदने जाते हैं तो वो पिज्जा वाला कहता है कि आपके पिज्जा का चार्जेस है 120 रुपीज। आप अपनी पॉकेट में पैसे निकालते हो जो अलग रखे थे, तो आप कहते हो कि ये तो सारे लग गए, है ना। तो ये सारा रिजर्व हमारा कॉम्पनसेशन में चला गया। अब आप ये तो नहीं कहोगे मुझे नुकसान हो गया, नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जो एक्स्ट्रा देना है उसके लिए अलग जो पैसे और पैसे हैं उनमें से निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो नुकसान नहीं हो रहा यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितना आपने प्रॉफिट रखा था उससे ज्यादा की, क्योंकि कॉम्पनसेशन है तो बाकी की हमारी लाइबिलिटी सेटल होगी, तो वो लाइबिलिटीज के साथ बाकी और चीजों के साथ उसको एडजस्ट कर देंगे। एनी हाउ यहां पर हमारे पास पता है हमारे पास 2,000 बच रहा है, तो हमारे पास 3 तरह के प्रॉफिट्स हैं और एक लॉस है। अब ये जो हमने कॉम्पनसेशन दिया तो ये भी हमें अकाउंट करनी पड़ेगी एस्टिमेट को। सो डिपेंड्स कि हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सारे प्रॉफिट्स लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसका मतलब हमें सब कुछ बांट देना है पार्टनर्स में। और किनको देंगे, जिन्होंने ये अर्न किए थे। डी तो नया है, वो तो अभी आया है। अर्न किसने किए, एबीसी ने, क्योंकि वो ये फॉर्म कंटिन्यू कर रहे थे। तो ये चारों चीजें एबीसी में बांटनी पड़ेंगी। तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट्स अलग बांट देते हैं, लॉसेस अलग बांट देते हैं। तो उससे पहले कॉम्पनसेशन वाले को हम सॉर्ट कर लेते हैं कि ये जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हमारे पास था 10,000 का, इसमें से लाइबिलिटी बन गई है 8,000 की। तो इसको हम प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी लिख देंगे। ठीक है, उसके लिए प्रोविजन कर दिया। प्रोविजन हम तब करते हैं जब हमने लाइबिलिटीज एस्टिमेट की होती हैं, एग्जैक्ट नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है क्लेम एस्टिमेट की है, तो इसलिए इसे प्रोविजन में डाला। अगर वो कहते हैं कि क्लेम इज फाउंड टू बी 8,000, कि क्लेम ही 8,000 है, तो फिर प्रोविजन नहीं लिखते, फिर हम लिखते क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। सो जरा सा वर्ड बदलता है, आपकी एंट्री में चेंज आ जाता है। सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि आप क्वेश्चन को समझ के करो। ठीक है, रिजर्व में से 8,000 काट दिए, क्लेम में डाल दिए 8,000, यहां पर प्रोविजन में। तो रिजर्व में कितना बच गया, इसके बाद रिजर्व में बच गया 2,000। ठीक है, अब हमें ये तीनों चीजें पार्टनर्स में बांटनी है। तो सारे प्रॉफिट्स के बैलेंस होते हैं क्रेडिट, तो अगर इन्हें हटाना है, बांटना है, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो आप क्या करोगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना कितना, 60,000, 20,000, 2,000। ठीक है, ये आपने डेबिट कर दिया। किसको देना है, ये एज कैपिटल और करंट अकाउंट। तो अगर हमें क्वेश्चन में कैसे भी पता चल रहा है कि ये फिक्स कैपिटल है, तो करंट अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट जाती है, नहीं तो कैपिटल में जाती है। और ये अंडरलाइंग एजम्पशन है कि अगर कुछ नहीं दे रखा तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। तो बटेगा कैसे, अब ये मैं रफ में कैलकुलेशन कर रही हूं, कर साथ में ही रही हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग हो। तो टोटल कितना हो गया, 82,000 का। ठीक है ना, 82,000 है और रेशो है
4:3:2। सो इस रेशो में ये बंटेगा। ठीक है, तो अब इसे बांट दीजिए। सो 2/9 चला जाएगा 18,222, 4/9, 3/9 एंड 4/9। सो 3/9 हो जाएगा 1/3। ठीक है, और 4/9 कितना हो जाएगा 36,445। ऑलराइट, सो ये इस रेशियो में बांट दिया। सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस है, इसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। और किसे देंगे, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। ये हमें वैसे भी देखो समझ है कि अगर पार्टनर्स को लॉस मिलते हैं तो उनकी कैपिटल कम होती है, सो उनको डेबिट करना पड़ता है और लॉस को हम कैंसिल करेंगे क्रेडिट करके। सो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 16,000। अगेन ये किस रेशो में बटेगा, 4:3:2। सो ये आ गया आपके पास। सो 4/9, 3/9 and 2/9, 4:3:2 रेशो में इसे बांट दिया। सो इस तरह से हम प्रॉफिट्स और लॉसेस को बांट सकते हैं। दूसरा केस क्या है, व्हेन वी आर टू पास एडजस्टमेंट एंट्री। अगर एडजस्टमेंट एंट्री का कहा है तो एडजस्टमेंट एंट्री में हमें सिर्फ नेट बैलेंसेस को एडजस्ट करना है, क्योंकि इसमें बांटना नहीं है। सिर्फ आपके जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट्स हैं वो कॉम्पनसेट करेंगे, क्योंकि नए पार्टनर का शेयर बन गया है तो वो अपना जो शेयर है वो एज अ कॉम्पनसेशन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में देगा। तो हमारा पहला स्टेप इसमें क्या होता है, कैलकुलेटिंग नेट बैलेंस। तो जनरल रिजर्व 60,000, P&L 20,000, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अब हम यहां पे कोई एंट्री नहीं कर रहे हैं, बट हमें ये पता है कि एक्चुअल यहां पर रिजर्व सिर्फ 2,000 है, एंट्री कोई नहीं करनी है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 16,000, तो ये ब्रैकेट में हो गया। ठीक है, ये माइनस में है, बाकी सब रिजर्व्स प्रॉफिट्स थे वो प्लस में आ गए। तो अब कितना आ जाएगा हमारे पास, 66,000। ऑल राइट, सो ये नेट प्रॉफिट और रिजर्व आ गया। तो अब इसमें न्यू पार्टनर डी का शेयर कितना है, उसका शेयर है 1/5, क्योंकि उसको आपने 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया। सो 1/5 ऑफ 66,000 कितना हो गया आपके पास, 13,200। तो ये जो है न्यू पार्टनर डी विल पे 13,200 टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशो, जो कि आपकी यही है 4:3:2। तो इस रेशो में आप बांट देंगे। आपकी एंट्री क्या होगी, क्योंकि डी पे कर रहा है तो पेइंग पार्टनर जिसको फायदा मिल रहा है उसको देना पड़ेगा। सो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट 13,200 टू एज कैपिटल अकाउंट, वो ए को मिलेगा, बी को मिलेगा और सी को मिलेगा। ठीक है ना, तो इसको आप बांट दो। 13,200 को 4/9, 3/9, 2/9। ये तीनों की वैल्यूज आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये सॉल्व करके आता है सो 5,867, 4,400 एंड 2,933। तो इस तरह से हम एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हैं। इसमें सिर्फ नेट इफेक्ट को एडजस्ट करना है। सो गेनिंग पार्टनर अपना प्रोपोर्शनेट अमाउंट याद रखो, जितना फायदा होगा उतना ही कॉम्पनसेट करोगे। तो कई बार बच्चे क्या है कि नेट अमाउंट निकाला उसको बांट दिया, वो नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो सबका है ना। जब ये बांटेंगे आप तो अब बाद में सभी पार्टनर्स को मिलेगा। तो जो नया पार्टनर है उसको कितना फायदा होगा, उसको सिर्फ अपने शेयर का फायदा होगा 1/5 का। तो जितना उसे फायदा हो रहा है ना सिर्फ उतना ही वो कॉम्पनसेट करेगा, क्योंकि
वाई विल ही पे 66,000? अगर आप कहो कि सारे को कर दें तो वो क्यों देगा? वो कहेगा कि मुझे थोड़ा ना फायदा हो रहा है, मुझे तो सिर्फ अपना शेयर मिलेगा, तो मैं उतना ही तो तुम्हें दूंगा, तो उसका शेयर निकालो और बांट दो। लाइकवाइज हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है इन्वेस्टमेंट वाले रिजर्व का भी। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन दिस रेशो। अब उन्होंने जेड को एडमिट कर लिया 1/6 शेयर के लिए, तो क्योंकि सिर्फ उसका शेयर दे रखा है तो हमारी जो ओल्ड रेशो है यही सैक्रिफाइसिंग रेशो भी होगी। जनरल रिजर्व है पी एंड एल का, अब हमारे पास डेबिट बैलेंस है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 15,000 का। वो ये कह रहे हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 91,000 एस्टिमेट की है, जबकि बुक्स में वो 1 लाख पे है। इसका मतलब यहां पर हमें लॉस हो रहा है कितना? 9,000 का। तो जो हमने ये रिजर्व बना रखा था, इसीलिए तो बना रखा था कि जब भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर नीचे हो, उसमें कुछ लॉस हो, तो वो यहां से कैंसिल कर सकें। सो एक्चुअली हमारे रिजर्व में 15 में से 9 का लॉस हो गया, तो हमारे पास सिर्फ 6,000 का प्रॉफिट बचता है। तो अगर हमें एक सिंगल एंट्री करनी है तो हम सबसे पहले नेट इफेक्ट एस्टिमेट कर लेंगे। जनरल रिजर्व 1,50,000, पी एंड एल का क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो ये हो गया लॉस, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में हमारे पास बच रहा है 6,000, यही पोजीशन है। तो कितना रह गया? 96,000 है हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो इसमें न्यू पार्टनर जेड का शेयर कितना आया? जेड है 1/6 शेयर के लिए पार्टनर, सो 1/6 ऑफ 96,000, 16,000. So Z will pay this to X and Y in sacrificing ratio 3:2. तो X को कितना मिलेगा? 16,000 का 3/5 और Y को मिलेगा इसी का 2/5, ठीक है ना। तो ये सॉल्व हो गया। सो अब एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब जेड पे करेगा कितना? जितना उसको प्रोपोर्शनेटली फायदा होना है, और वो किसको देगा? जो उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। भाई जो मेरे लिए कुछ करेगा उसी को तो कॉम्पनसेट करूंगा। सो क्योंकि एक्स और वाई 3:2 रेशो में उसको शेयर देंगे, उनका सेक्रीफाइस ये है, सो इसी रेशो में वो कॉम्पनसेट कर देगा। सो जब हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, सिर्फ एक ही एंट्री है, नेट इफेक्ट ले लो, लिख लो, ठीक है। और अगर आपके पास है सारी एंट्रीज करनी है, सारे बैलेंसेस क्लोज करने हैं, तो क्या करते हैं? हम प्रॉफिट्स को बांट देते हैं, लॉसेस को बांट देते हैं। अब यहां पर जनरल रिजर्व में प्रॉफिट है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में हमारे पास क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट में जो वैल्यू की कमी हो गई, वैल्यू 1 लाख थी, अब 91 है, ये लॉस हो गया, तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो एसेट में जब वैल्यू में कमी होती है तो हम एसेट को क्या करते हैं? क्रेडिट। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से हम 9,000 का लॉस काट देंगे, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है। तो इन्वेस्टमेंट बुक्स में 1 लाख पे थी, जब आप इसमें 9,000 कम कर दोगे, ऑटोमेटिकली आपने नई वैल्यू लिख दी। इन्वेस्टमेंट ठीक अब आपकी वैल्यू पे आ गई। अब आप सारे प्रॉफिट्स लॉसेस बांटो। तो अब हमारे पास प्रॉफिट्स में क्या है? जनरल रिजर्व है, और हमारे पास है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये दोनों रिजर्व्स आप बांट दो। ये है 1,50,000 और 6,000। किसको दोगे? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को, जिन्होंने इसे अर्न किया था, ठीक है ना। ये जब प्रॉफिट बनाए जा रहे थे तो जो पार्टनर थे उन्हीं को बांटेंगे। इन दोनों को आप बांट दोगे 3:2 की रेशो में। सिमिलरली आपका पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है, तो वो भी पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा। सो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और उसमें हम पी एंड एल क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है ना, तो लॉस को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है। क्लोज कर रहे हैं ना हम, अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, तो ये डेबिट है, डेबिट को क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर दिया, और पार्टनर्स को क्योंकि लॉस मिल रहा है, उनके क्लेम कम हो जाएंगे, तो उनको डेबिट कर दिया। सो किसी भी एक साइड से आप एंट्री को समझ सकते हो। अगेन 3:2 रेशो में तो 60,000 का 3/5 और 2/5। सिमिलरली यहां पर भी 3/5 और 2/5, ठीक है। ये हमारे जर्नल एंट्रीज होंगी। सो इन केस ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, दिस इज हाउ वी ट्रीट देम। सिंगल एंट्री में नेट इफेक्ट लो, और अगर सबको क्लोज करना है तो कर दो। क्वेश्चन में क्या कहा है, अकॉर्डिंगली आपको एंट्रीज करनी है, और अगर कुछ नहीं कहा है तो हम फिर बैलेंसेस को क्लोज कर देते हैं।
ठीक है ना। एडजस्टमेंट एंट्री के लिए तो कहा जाएगा स्पेसिफिकली कि एडजस्टमेंट एंट्री करो, तब आप ये एंट्री करोगे। सो आई होप वर्किंग ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स इज क्लियर। सो जो हमारे एडमिशन के टाइम पर 5 एडजस्टमेंट्स हैं, कैलकुलेशन ऑफ रेशो, गुडविल, नंबर 3 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। अब नंबर 4 है हमारा रिवैल्यूएशन। सो अब फोर्थ कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, रिवैल्यूएशन, एंड फाइनली कैपिटल एडजस्टमेंट्स। ये 5 एडजस्टमेंट्स हमारी हमेशा होंगी जब भी हमारा पार्टनरशिप में चेंज आते हैं, बी इट बिकॉज ऑफ चेंज इन रेशो या फिर एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ, कुछ भी हो तो हमारे ये 5 ही इश्यूज सेटल होते हैं। तो ये बार बार आप जब पढ़ोगे ना आपको याद होते जाएंगे। अब जब हम सेम चीज डेथ के टाइम पे पढ़ेंगे तो शायद इससे जल्दी समझ पाएंगे, ठीक है। सो बट जरूरी है कि आप इसको सीक्वेंस में चलो। सो मिडवे कोई भी वीडियो अगर आप समझोगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी। सो इसका लिंक बनता है एडमिशन, जो आपके एडमिशन का लिंक है ये आपका पिछले चैप्टर चेंज इन रेशो से जा रहा है, ठीक है ना। सो वहां से कंटिन्यू करना होगा। So I hope it is clear. So stay learning and practicing, stay smiling. Thank you.